शुरू करें। चलिए, तो हम बात करने वाले क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन का मीनिंग क्या है? यानी एक कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनकी क्वालिटी हमने पहले फाइंड कर ली थी कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। अब जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनका परसेंटेज या रेशो क्या है, पहले हमें वो फाइंड करना है। अब कौन कौन से एलिमेंट का है फाइंड करना है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन, जो भी उसमें दिया हुआ हो, और इसके अलावा सल्फर, फास्फोरस, इतने एलिमेंट का हमें फाइंड करना है। तो कार्बन का जो एस्टिमेशन है वो हम करते हैं CO2 के फॉर्म में, हाइड्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं H2O के फॉर्म में, नाइट्रोजन का एस्टिमेशन दो तरीके से किया जाता है, नाइट्रोजन और अमोनिया के फॉर्म में, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यानी हेलोजन का AgX के फॉर्म में, फास्फोरस का जिसके फॉर्म में दिया हुआ अदरवाइज मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में, और सल्फर का एस्टिमेशन करते हैं बेरियम सल्फेट के फॉर्म में। 11th के सिलेबस में आपके इसमें चैप्टर दिया हुआ है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के लिए क्या है, नाम क्या है इसका? मेथड का नाम है लीविंग मेथड या कंबशन मेथड, लीविंग या कंबशन मेथड। अब लीविंग या कंबशन मेथड में एक्चुअल में होता क्या है? उस मेथड में क्या करते हैं, जो गिवन वेट है उस गिवन वेट को लेकर के हम इस गिवन वेट को लेकर के हम क्या करेंगे, कंबशन ट्यूब में रख करके उसको हीट करते हैं। अब कंबशन ट्यूब कैसी होती है वो देखिए, ये देखिए आपको स्क्रीन पर प्रॉपर दिख रही होगी। अब इसमें क्या होता है, देखिए यहां पर क्या किया हमने, यहां पर क्या किया, एक प्लेटिनम के क्रूसिबल में गिवन वेट जैसे मान लीजिए W है, W वेट क्या ले लिया हमने, सैंपल ले लिया, एक कंबशन ट्यूब है, यहां से प्योर ऑक्सीजन पास की, तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है बर्न होगा, तो यहाँ जो भी कार्बन होगा वो कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में, और जो भी इसमें हाइड्रोजन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में, राइट। ये कॉपर पैलेट की वजह से, ओके। जो भी कार्बन होगा यहाँ पर कार्बन प्लस CuO मिलकर के बना लेंगे Cu प्लस CO2, और जो भी उसमें हाइड्रोजन होगा हाइड्रोजन प्लस CuO मिलकर के बना लेंगे Cu प्लस H2O, ये बना लेंगे। अब ये बना लिया, अब जैसे ये गैसेस फॉर्म में रहेंगे क्योंकि हाई टेम्परेचर है, तो जब इस अनहाइड्रस CaCl2 में से पास होंगे तो इसका वेट बढ़ जाएगा। सपोज कीजिए अभी इसका वेट कितना है, W1 है, जैसे इसमें से गैस पास हुई तो अनहाइड्रस CaCl2 वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वेट हो जाएगा W2। तो दोनों का हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, यानी W2 माइनस W1 एक इसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा वेट ऑफ वाटर, तो यहाँ से वाटर का वेट आ जाएगा। अब बची हुई जो भी गैस है बची हुई है, अब उसको हम दूसरे ट्यूब में पास करेंगे जिसमें KOH सॉल्यूशन भरा है, तो KOH अल्कलाइन नेचर का होता है, CO2 एसिडिक नेचर का है, तो KOH और CO2 की जब रिएक्शन होगी तो मिल जाएगा K2CO3 प्लस H2O, ये बन जाएगा। तो KOH CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सपोज कीजिए पहले KOH ट्यूब का वेट था W3, अब हो गया वेट W4 पास करने के बाद, तो जो वेट बढ़ा है यानी W4 माइनस W3 इसके इक्वल हो गया वेट ऑफ CO2, राइट। तो यहां से CO2 का वेट पता लग गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। सभी को असेंबली समझ में आ गई क्या किया इसने? तो यहाँ पर जो कार्बन फाइनली CO2 में कन्वर्ट हो गया, वाटर फाइनली H2 में कन्वर्ट हो गया, तो कितना वाटर और कितना CO2 है कैसे पता लगेगा? KOH वाली ट्यूब और अनहाइड्रस CaCl2 वाली ट्यूब में से उसका जो वेट बढ़ा हुआ है, जो बढ़ा हुआ वेट है वो किसका वेट है? एक्चुअल में CO2 और वाटर का ही वेट है। अब हमें कैलकुलेशन करना है। देखिए कैलकुलेशन कैसे करना है, अब हमें कार्बन का परसेंटेज निकालना है। तो देखिए हमने क्या क्या लिया था यहाँ पर, वेट ऑफ सैंपल, वेट ऑफ सैंपल कितना लिया हमने? W ग्राम लिया। सपोज कीजिए जो CO2 का वेट है जो यहाँ पर ट्यूब के माध्यम से हमने निकाला है उसका वेट मान लीजिए X ग्राम है, ओके। तो CO2 का वेट X ग्राम है, CO2 का एक मोल का वेट होता है कितना? 44 ग्राम। तो 44 ग्राम CO2 में कार्बन कितना है? सिर्फ एक कार्बन है, 12 ग्राम कार्बन है, तो हमारे पास CO2 तो X ग्राम है, तो X ग्राम में कितना कार्बन होगा? 12 इंटू X डिवाइड बाय कितना? 44,
इतने ग्राम कार्बन है। लेकिन जो भी कार्बन आया वो किससे आया, डब्ल्यू ग्राम सैंपल से आया। डब्ल्यू ग्राम सैंपल से आने मतलब डब्ल्यू ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड या सैंपल कंटेन कितना कार्बन, 12x/44 ग्राम कार्बन। तो फिर 100 ग्राम सैंपल में कितना कार्बन होगा, 100 ग्राम में हो जाएगा 12/44 इंटू x/w इंटू 100, ये कार्बन हो गया। तो कार्बन का परसेंटेज हो गया हमारा फार्मूला 12/44 इंटू एक्स का मीनिंग क्या है यहाँ पर, वेट ऑफ CO2, और W का मीनिंग क्या है, वेट ऑफ सैंपल या ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, राइट। ये हमारा फार्मूला बन गया। यस सर। इसी तरीके से हम H2O से हाइड्रोजन का वेट फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास H2O है, सपोज कीजिए H2O कितना ग्राम है, यहाँ पर भी हम x ग्राम ही ले लेते हैं अलग से ना, और वेट ऑफ सैंपल कितना है, वही W ग्राम ले लेते हैं, वेट ऑफ सैंपल इक्वल टू W ग्राम। तो मुझे बताइए H2O के 1 मोल का वेट होता है कितना, 18 ग्राम। तो 18 ग्राम H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन है। तो अगर हमारे पास x ग्राम H2O होता तो फिर हाइड्रोजन कितना होता, 2x/18 ग्राम हाइड्रोजन होता, राइट। लेकिन ये जो हाइड्रोजन आया है वो तो W ग्राम सैंपल से आया है, तो W ग्राम सैंपल में एक्चुअल में हाइड्रोजन कितना है, 2x/18 ग्राम हाइड्रोजन है। तो फिर 100 ग्राम सैंपल में हाइड्रोजन कितना, 2/18 इंटू x/w W इंटू 100। इसका मतलब है हाइड्रोजन का परसेंटेज हो गया 2/18 इंटू वेट ऑफ क्या, H2 डिवाइड बाय वेट ऑफ सैंपल इंटू 100। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। इसको हम शॉर्ट में हम इसको कैसे याद रखें, तो बहुत सिंपल है। हमने CO2 के फॉर्म में निकाला है इसको, तो मुझे बताइए CO2 के फॉर्म में निकाला है तो CO2 में एक कार्बन का 12 और पूरे CO2 का वेट होता है 44। CO2 के फॉर्म में निकाला तो वेट ऑफ CO2 डिवाइड बाय वेट ऑफ सैंपल इंटू 100, मोल कंसेप्ट में भी हमने ऐसे ही फाइनली निकाला था। अब यहाँ H2O में बताइए, H2O में हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना, तो H2O में टोटल 2 हाइड्रोजन है, एक 2 आ जाएगा, और H2O का मोलर वेट कितना, 18। ऊपर क्या रहेगा, वेट ऑफ H2O बाय सैंपल इनटू 100। आप ऐसे डायरेक्ट याद रख सकते हो। तो यहाँ पे 2 चीज याद रखनी है, या तो देखो आप फार्मूला ना यूज करें तो आपको मेथड इस से आनी चाहिए, और मूल कंसेप्ट हम सीख चुके हैं अच्छी तरह से, यहाँ पर फार्मूला याद कर लें। और दूसरी चीज कौन सी मेथड है, लीविंग मेथड। क्या ये बात क्लियर हो गई? यस सर। आगे बढ़ा जाए? यस सर। हाँ सर। ठीक, तो एक कार्बन की मेथड हो गई। अब एक सवाल ये आता है कि मुझे बताइए कि इसमें हम KOH में ही क्यों पास करते हैं, किसी और सॉल्यूशन में क्यों पास नहीं करते हैं? भाई KOH की बजाय आप NOH में पास कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। स्क्रीन हटा रहा हूँ। KOH की बजाय आप किसमें पास कर दीजिए, NOH में पास कर दीजिए, कोई समस्या नहीं। क्यों समस्या नहीं? क्योंकि KOH क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, और CO2 क्या है, एसिडिक है। और रिएक्शन किसके बीच में होती है, एसिड बेस के बीच में रिएक्शन होती है। ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया, तो आप KOH की जगह NaOH यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अल्कली यूज करना है, बस अपना मकसद है यहाँ पर। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए छोटे से क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत नन्हे से क्वेश्चन, बहुत स्पीडली आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देना है, ठीक है ना। अब फार्मूला तो वैसे भी आप लोगों ने दिमाग में बैठा ही लिया है कि इसका फार्मूला होगा क्या। ठीक, ये 2 क्वेश्चन रहे। 0.2 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कंप्लीट कम्बिशन प्रोड्यूस 0.18 ग्राम ऑफ वाटर। पहला क्वेश्चन है, वाटर का वेट कितना गिवन है, वाटर का वेट गिवन है कितना दिया, 0.18 ग्राम। और वेट ऑफ सैंपल कितना गिवन है, वेट ऑफ सैंपल गिवन है यहाँ पर कितना गिवन, 0.2, राइट। यस सर। वेट ऑफ सैंपल इतना गिवन है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहे हैं, तो हाइड्रोजन के परसेंटेज का तो फार्मूला मालूम है, फार्मूले के फॉर्म में देख लें हम। क्या फार्मूला था, 2/18 इंटू वेट ऑफ H2O डिवाइड बाय वेट ऑफ सैंपल या ऑर्गेनिक कंपाउंड, OC लिखूंगा अब अगले वाक्य में। तो ये हो जाएगा 2/18, वेट ऑफ H2O कितना दिया है, 0.18 दिया है, वेट ऑफ सैंपल कितना दिया, 0.2 दिया, इंटू 100। तो आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। आ गया? यस सर। अब दूसरे क्वेश्चन में देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 0.2 ग्राम तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है,
उसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। अब कार्बन से इतना CO2 मिला और हाइड्रोजन से इतना वाटर मिला और पूछ रहे हैं ऑक्सीजन का। अरे भाई जब कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, हम क्या करेंगे, कार्बन का परसेंटेज निकाल लेंगे, ऑक्सीजन Yes, और sir. हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल लेंगे और टोटल परसेंट 100 होता है। हम क्या करेंगे, 100 में से दोनों के परसेंटेज को माइनस कर माइनस देंगे। कर देंगे कार्बन का ऑक्सीजन परसेंटेज का फार्मूला क्या, 12/44 इंटू 44 वेट ऑफ into CO2। वेट ऑफ CO2 कितना है, 0.2 0.147 और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.2 इंटू 100। क्या कार्बन का परसेंटेज आ जाएगा। यस सर आ जाएगा हाइड्रोजन का परसेंटेज का फार्मूला 2/18 इंटू वेट ऑफ H2O कितना दिया 0.12 बाय वेट ऑफ सैंपल कितना है 0.2 इंटू 100। हाइड्रोजन का परसेंटेज भी आ हाँ गया। सर तो क्या अब ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा, यस सर आ जाएगा 100 माइनस कार्बन का परसेंटेज प्लस हाइड्रोजन का परसेंटेज इक्वल टू किसका परसेंटेज हो गया, ऑक्सीजन का परसेंटेज। जब आप ऑक्सीजन सॉल्व कर लोगे तो आंसर आपका ये आ जाएगा। यस सर क्लियर, यस सर सभी को समझ में आ गया होगा। हाँ सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम किस पर, चलिए नाइट्रोजन का परसेंटेज हमें कैसे फाइंड करना है उसकी बात कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज हम दो मेथड से करते हैं। पहली मेथड कौन सी है, ड्यूमा मेथड, और दूसरी कौन सी है, जेल डाल मेथड। दो मेथड यहाँ पर है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है ड्यूमा मेथड में हम किस फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं और जेल डाल मेथड में हम किस फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। तो ड्यूमा मेथड में ध्यान रखिए कौन कौन सी मेथड मैंने अभी नाम लिए, दो मेथड नाम लिए नाइट्रोजन के लिए। एक तो ड्यूमा मेथड लिया है और दूसरा जेल डाल मेथड लिया हुआ है, जेल डाल। तो नाम नहीं दिया है तो ड्यूमा मेथड में हम N2 के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं और जेल डाल मेथड में हम अमोनिया के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। तो ड्यूमा मेथड में क्या करते हैं, वही करना है जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको कंबशन ट्यूब में रखेंगे, ठीक है ना। CO2 के एटमॉस्फेयर में और कॉपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में उसको हीट करेंगे। तो ये मान लेंगे कि जितना भी कार्बन हो, कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में। जितना हाइड्रोजन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में। और नाइट्रोजन तो N2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या नाइट्रोजन के ऑक्साइड वगैरह नहीं बनेंगे, बन सकते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, लेकिन हम ये मान लेते हैं यहाँ पर कि जो भी यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड वगैरह बनेंगे वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड को, ये जो कॉपर है ना, कॉपर ऑक्साइड, वो वापस से नाइट्रोजन के ऑक्साइड को, कॉपर थोड़ा सा उसमें कॉपर भी यूज करते हैं, तो कॉपर क्या करेगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा, भले ही खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो देखिए इसकी असेंबली कुछ इस टाइप की होती है। यहां से हमने क्या किया, देखिए CO2 गैस पास की, यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड का गेज है, यहाँ पर भी कॉपर ऑक्साइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों को रख दिया, राइट। और यहाँ पर भी क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, बच के नहीं जाना चाहिए कोई सा भी कार्बन और हाइड्रोजन वो। तो जो भी कार्बन इसके अंदर होगा कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन जो भी होगा वो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। यस दोनों ही वेपर रहेंगी। और यहाँ पर क्या है, तीसरा रिड्यूस कॉपर है। अगर यहाँ पर कोई नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन गया मान लीजिए, तो वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2O में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से कौन कौन सी गैसेस बाहर जाने वाली हैं। एक तो नाइट्रोजन गैस बाहर जाएगी, एक वाटर वेपर जाएगी, वेपर में लिक्विड फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ टेम्परेचर फर्नेस का बहुत ज्यादा होता है। और तीसरा CO2 गैस नीचे आएगी, तीन चीजें नीचे आएंगी। तो CO2 इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है KOH, इसमें भरा हुआ KOH, इसे बोलते हैं शिप नाइट्रोमीटर। क्या बोलते हैं इसको, शिप नाइट्रोमीटर इसका नाम है, शिप नाइट्रोमीटर। कई बार क्या NTA वाले बड़े बदमाश होते हैं, ठीक है, तो ये पूछ लेते हैं शिप नाइट्रोमीटर। वो यहाँ पर देखो मरकरी भरा हुआ है, मरकरी क्यों यहाँ तक भर के रखते हैं, क्योंकि इग्निशन ट्यूब की वजह से ऐसा ना हो कि मरकरी यहाँ KOH कहाँ आ जाए, इग्निशन या कंप्रेशन ट्यूब में आ जाए, इसलिए मरकरी से भर के रखते हैं। अब जो भी गैसेस आएंगी मरकरी को पुश करके गैसेस तो कहाँ चली जाएंगी, ऊपर चली जाएंगी, यहाँ पर गैसेस आ जाएंगी। तो यहाँ पर कौन कौन सी गैस इकट्ठी हो जाएगी, एक तो नाइट्रोजन गैस इकट्ठी हो जाएगी और वाटर गैस इकट्ठी हो जाएगी और CO2 इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा। KOH CO2 इसमें डिजोल्व हो गया, है ना। यस अब देखो यहाँ पर ये जो फ्लास्क आप देख रहे हैं, यहाँ से हम KOH को फिल करते हैं। अब हमें क्या करना है, ये ग्रेजुएटेड फ्लास्क है, ये ग्रेजुएटेड फ्लास्क है।
ओके, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ सर। अब क्या करेंगे, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये राउंड बॉटम फ्लास्क, तो राउंड बॉटम फ्लास्क को ऊपर नीचे करके कहाँ तक लाते हैं, जैसे ही इसका लेवल बराबर हो जाए, यहाँ तक दोनों के लेवल सेम हो जाने चाहिए, उसके बाद वहां तक ला करके हम इसको रख देंगे। तो वहां तक ला करके रख देंगे तो यहाँ से हमें क्या चीज पता लग जाएगी, उस कंडीशन में इसका प्रेशर मेजर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैनोमीटर लगा हुआ होता है। तो वहां से आपको क्या पता लग जाएगा, प्रेशर पता लग जाएगा, मान लीजिए P1 है, और यहाँ से ये गैस का वॉल्यूम पता लग जाएगा, क्यों, ग्रेजुएटेड ट्यूब है तो गैस का सर ये वॉल्यूम सेम क्यों लेवल पे रखना पड़ता है? सेम लेवल पे रखते हैं, प्रेशर दोनों में सेम रहे तब जा करके इसको चेक करते हैं, वो अपन उसमें पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो प्रेशर हो गया, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर हमें मालूम है, लेकिन यहाँ जो प्रेशर आएगा वो प्रेशर किसका आएगा, नाइट्रोजन और वाटर दोनों का मिला करके आएगा, हमें तो नाइट्रोजन के प्रेशर से मतलब है, ठीक है ना। फिर हम इस P1 V1 T1 को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एनटीपी पर कन्वर्ट कर देते हैं। मान लेते हैं एनटीपी पर प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर कितना है, T2 है, ठीक है। उसमें हम इसको Yes, sir. कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? अब यस उसमें सर। कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम P1 निकाल लेते हैं, हमें P1 निकाल लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर जो दिया रहेगा एक्चुअली वो क्या दिया रहेगा, यहाँ पर जो आपको दिया रहेगा, जो आपने यहाँ पर प्रेशर निकाला, उसमें जो प्रेशर आपका निकल के आएगा, उसमें प्रेशर में क्या क्या रहेगा, नाइट्रोजन का भी प्रेशर रहेगा और साथ में वाटर का भी प्रेशर रहेगा। तो वाटर का जो प्रेशर है वो कहलाता है वेपर प्रेशर, या फिर नाम दिया रहेगा एक्वस टेंशन। तो एक्वस टेंशन दिया हो तो आपको टेंशन नहीं लेना है, हमें टेंशन लेना ही नहीं, हम टेंशन लेते नहीं। हम क्या करेंगे, अच्छा। जो भी टोटल प्रेशर दिया है, टोटल प्रेशर में से टेंशन को भगा देंगे, टेंशन लेना नहीं क्योंकि अपने को। तो क्या Yes, मिल sir. जाएगा, नाइट्रोजन का N2. प्रेशर मिल जाएगा, ये आ गया P1। अब अपने को मालूम PV इक्वल टू nRT से मोल कांस्टेंट है, मोल कांस्टेंट, तो P1 V1 बाय T1 इक्वल टू क्या बन जाएगी इक्वेशन, P2 V2 बाय T2, राइट। अब यहाँ पर Yes, sir. P1 आपको गिवन हो गया, मिल गया, वॉल्यूम कितना था मालूम है, टेम्परेचर कितना है T1 पता है, P2 NTP पर P2 कितना होता है 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी। एक NTP पर एक मोल नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना होता है मालूम है 22400 ml, और टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन, इतना ही होता है। Yes, sir. सॉरी गड़बड़ कर दिया मैंने, हमें V2 तो निकालना है, P1 आपको मालूम है, V1 मालूम है, T1 मालूम है, P2 ANTP पर है, ANTP पर कंडीशन है और एक गिवन कंडीशन है। तो गिवन कंडीशन को हम एनटीपी कंडीशन पर कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ से V2 आ जाएगा। एनटीपी पर टेम्परेचर इतना है, प्रेशर एनटीपी का मालूम तो V2 आ जाएगा। तो फिर हम कैलकुलेट करेंगे, नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालेंगे। तो यहाँ V2 क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एनटीपी, राइट। ओके सर। ये बात क्लियर हो गई। तो जिस तरह से वहां पर हमने कैलकुलेशन से फार्मूले बना, ठीक वैसे यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा। तो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है, नाइट्रोजन को हम N2 के फॉर्म में कैलकुलेट करा, तो N2 का मोलर वेट होता है 28, और एक मोल N2 का कितना होता है वॉल्यूम 22400 ml। ऊपर क्या लेना अब हमें, इनटू यहाँ पर वेट ऑफ CO2, वेट ऑफ जो N2 नहीं लेना, बल्कि क्या लेना V2 मतलब वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन at NTP by weight of sample into 100 डायरेक्ट। यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है, देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर उसमें टेंशन दिया है, टेंशन हटा करके आपको ड्राई गैस का प्रेशर लेना, पहली बात। उस प्रेशर से हमें एनटीपी पर वॉल्यूम कैलकुलेट करना और डायरेक्ट हमें फार्मूला लगा देना, आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। यस सर। आगे बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है ना, बिना फार्मूले के भी आप कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। यस सर। ठीक है, अब आते हैं हम कौन सी मेथड पर, अब आते हैं बड़ी खतरनाक। हाँ, पहले तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एनसीईआरटी का नन्हा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रॉब्लम 12.21 देखते हैं। बस अपने को तो इक्वेशन जमाना आ जाना चाहिए और अपने को कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ा रहा हूँ है ना इसको। तो अब इसको देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी का। इन ड्यूमा मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, क्या क्या दिया है, 0.3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया, ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका दिया है 0.3 ग्राम।
50 ml ऑफ नाइट्रोजन दे रखा है, यानी वॉल्यूम कितना दे रखा है, V1 दिया है। क्यों दिया है? 300 केल्विन पर, एनटीपी पर नहीं दिया है। तो V1 दिया है 50 ml और T1 दिया है कितना, 300 केल्विन। और प्रेशर कितना दिया, P1 715 मिलीमीटर मर्क्यूरी प्रेशर दिया हुआ है। नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछा गया है। वो एक्वस टेंशन कितना दिया है, ये टेंशन दिया है 15 मिलीमीटर, राइट। तो ये P1 नहीं है, Yes, sir. ये क्या है, टोटल प्रेशर है, क्योंकि टेंशन दिया है। तो पहले तो हम प्योर नाइट्रोजन का प्रेशर ही P1 निकाल लें। तो P1 कितना हो जाए, 715 में से 15 माइनस कर देंगे तो P1 आ जाएगा हमारा कितना, 700। 700. ओके। अब हम इक्वेशन लगाए, P1 V1 बाय T1 इक्वल टू हो जाएगा P2 V2 बाय T2। तो P1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 700 मिलीमीटर। चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें वहां भी प्रेशर लेना है। वॉल्यूम कितना दे रखा है, ml में, तो ml में ले लो, क्योंकि वहां भी वॉल्यूम ml में लेना है हमें। टेम्परेचर sir. कितना दिया, 300। 300. तो यहाँ P2 कितना होता है एनटीपी पर, 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी। और एनटीपी पर V2 निकालना है, V2 एनटीपी पर निकालना है। टेम्परेचर कितना होता है, 273। तो V2 की वैल्यू आ जाएगी। Yes, sir. अब V2 की वैल्यू आ जाएगी, तो अब हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला है नाइट्रोजन का परसेंटेज इक्वल टू 28 बाय 22400 इंटू V2 बाय में वेट ऑफ सैंपल या ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 28 बाय 22400। V2 की वैल्यू कितनी आ गई, V2 की वैल्यू हो गई 700 इंटू 50 इंटू 273 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 760। ये छोटी सी वैल्यू आ गई V2 की। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया, 0.3 दिया है, इंटू 100। तो यहाँ से नाइट्रोजन का परसेंटेज आ जाएगा। हाँ सर। ये बात समझ में आ गई? यस सर। कोई समस्या? हाँ सर। नो सर। ठीक है, समस्याएं होनी चाहिए, यस सर। ठीक है ना, क्योंकि अपने को मालूम है। सेकंड मेथड कौन सी, तो सीधी सी बात समझ में आ गई। यस सर। पूछने वाले आपको कैलकुलेट कैसे करना है, बस वो आपको मालूम होना चाहिए, और कुछ भी इसमें टेंशन नहीं है। चलिए अगली मेथड पे आते हैं हम। कौन सी मेथड, जेल डाल मेथड, ठीक है ना। जेल में डाल, क्या क्या नाम रख रखे हैं, जेल डाल मेथड। देखिए जेल डाल मेथड में क्या करते हैं, गिवन वेट ऑफ कंपाउंड आपने लिया, गिवन वेट ऑफ कंपाउंड आपने लिया, W ग्राम लिया। सबसे पहले उसको H2S4 में हीट किया तो अमोनियम सल्फेट बना। पहले क्वेश्चन यहाँ तैयार हो गया कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को जेल डाल मेथड में H2S4 के साथ हीट करते हैं तो बताइए क्या बनता है, क्या बनता है, अमोनियम सल्फेट बनता है। अमोनियम सल्फेट। अब उसके बाद क्या करते हैं, जो भी अमोनियम सल्फेट बना एक जेल डाल फ्लास्क में बनता है। ये अमोनियम सल्फेट यहाँ पर बन गया, उसको दूसरे फ्लास्क में ट्रांसफर कर देते हैं और उसमें NaOH डालते हैं। NaOH डालेंगे तो अमोनियम सल्फेट NaOH से रिएक्शन करके अमोनिया गैस निकालेगा, राइट। ये जो अमोनिया गैस, यस सर। इस अमोनिया गैस को H2SO4 या किसी एसिड में पास करते हैं। एसिड कैसा होता है, नोन होता है। नोन मतलब है पता है कि हमने कितना लिया है। तो अमोनिया और एसिड की रिएक्शन होगी तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, है ना। यस सर। ठीक है ना। तो ये अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब अगर यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड है तो N2 ए वाला नहीं, ये तो उसका ये डेरिवेशन दूसरे का आ गया, ठीक है। ये फार्मूला जेल डाल वाले मेथड का फार्मूला ये रहा। अब यहाँ देखिए, अब सपोज कीजिए यहाँ एसिड की मिली इक्विवेलेंट हमने कितने लिए, एसिड के मिली इक्विवेलेंट हमने कितने लिए थे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड टेकन कितने लिए, मान लेते हमने X लिए, ओके। ओके सर। अब अमोनिया के देखो, जितने अमोनिया के मिली इक्विवेलेंट होंगे उतने ही वो एसिड की यूज करेगा। अब समस्या ये है कि एसिड के हमने कितने लिए वो तो है मालूम है, अब अमोनिया ने कितने यूज करे कैसे पता लगेगा। तो एसिड के हम कुछ ज्यादा ही ले लेते हैं, कुछ ज्यादा ही ले लेते हैं। मतलब मान लीजिए यहाँ पर मैंने 10 लिए थे। अब कुछ तो अमोनिया ने यूज कर लिए, अब कुछ बचा हुआ है, तो बचे हुए के लिए क्या करेंगे, इस एसिड का हम टाइट्रेशन किसके साथ कराएंगे, बेस के साथ कराएंगे, ओके। तो बेस कितना यूज होगा, जितना बचा हुआ है, हाँ है ना। हाँ सर। तो जितना बेस ने यूज हुआ उतना ये बचा हुआ है, बचा हुआ है X लिया था, बचा हुआ हाँ कितना, जितना बेस ने माइनस यूज। कर देंगे। जो यस कुछ सर। आया वो क्या है, अमोनिया से यूज हुआ। हाँ सर। यहाँ पे सीधा सीधा देखो, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू यहाँ पर हो गया मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ दूसरा बेस।
यस सर। तो हमें तो यहाँ मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया निकाल सकते हैं। हाँ सर। अब मिली इक्विवेलेंट ऑफ देखिए अमोनिया आ गए, तो मिली इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू बाई इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 इक्वल टू सपोज करो वो एक्स आ गया। ओके यस सर। राइट, तो इतना आ गया। अब यहाँ पर जो अमोनिया का इक्विवेलेंट वेट और मोलर वेट सेम होता है, तो इसी को मोल ले लेता हूँ, डब्ल्यू बाई एम इंटू मोलर वेट ले लेता हूँ, चलेगा। अब ओके डब्ल्यू सर। बाई एम क्या हो गया, मोल हो गया, तो मोल मोल इक्वल टू कितना हो गया फिर, एक्स बाय 1000 हो गया। 1000। लिख सकता हूँ इसको। हाँ सर। ठीक, अब एक अमोनिया का अगर मोल है, फिर फाइनली फार्मूला याद रखना, एक अमोनिया का मोल मतलब होता है 17 ग्राम, तो 17 ग्राम अमोनिया में नाइट्रोजन कितना है, 14 ग्राम। हाँ सर। एक्स बाय 1000 ग्राम अगर अमोनिया है तो उसमें नाइट्रोजन कितना है, 14 इंटू 1000 इंटू एक्स बाय 17। 17 ग्राम। तो जो भी नाइट्रोजन आया वो तो किस में आया, डब्ल्यू ग्राम में आया, डब्ल्यू ग्राम कंपाउंड में आया नाइट्रोजन, डब्ल्यू ग्राम कंपाउंड में आया ना नाइट्रोजन, है तो सब डब्ल्यू ग्राम जो भी और ने कंपाउंड लिया था उसमें नाइट्रोजन कितना था, 14x इंटू 1000 बाय में 17। तो यस बताइए सर। फिर 100 ग्राम और ने कंपाउंड में कितना, 14x, कुछ मैंने गड़बड़ किया लगता है, ओहो 1000 नीचे आएगा ना, 1000 नीचे आएगा, हाँ 1000 सर। नीचे आएगा। हाँ तो आप 14 इंटू 14x इंटू 100 डिवाइड बाय डब्ल्यू इंटू 17 इंटू 1000, 1000। फार्मूला क्या बन गया, फार्मूला बन गया 1.4 इंटू एक्स बाय में डब्ल्यू आ गया। देखिए फार्मूला, एक्स क्या है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड यूज्ड टू न्यूट्रलाइज अमोनिया। 17। हाँ अच्छा, 1 मिनट 17 ग्राम में कुछ गड़बड़ कर दिया मैं लगता है। अच्छा मोल लिया ना यार, वेट लेना पड़ेगा ना बेटा इसका वेट, ये तो मोल एक्स बाय 1000 है, तो वेट कितना इंटू 17, वेट लेना पड़ेगा ना, यस सर। कैंसल हो गया, आ गया। हाँ सर। क्या ये बात समझ में आ गई। हाँ सर। अब यहाँ पर 2-3 चीजें अपने को ध्यान रखनी, देखो यहाँ में तो मैं शॉर्ट में भी आपको बता देता हूँ। देखिए क्या क्या आपको ध्यान रखनी है, नंबर 1 समझिए, एक तो आप डायरेक्ट फार्मूला ध्यान रखेंगे, हम कर क्या रहे, पहले हमें क्या मिला, अमोनियम सल्फेट मिला, अमोनियम सल्फेट में जैसे हमने NaOH डाला तो अमोनिया निकली, अमोनिया निकली तो अमोनिया को एब्जॉर्ब करा है, किसमें एब्जॉर्ब करा है, H2SO4 में। सपोज कीजिए H2SO4 कितना लिया था हमने, डब्ल्यू इक्विवेलेंट लिया था, राइट। अब H2SO4 ज्यादा ले लिया तो उसको न्यूट्रल कराने के लिए हमने कोई बेस डाला, बेस। बेस कितना लिया था, डब्ल्यू बजाय में बाय ले लेता हूँ, वो अमोनिया कितना ले लेता हूँ, एक्स इक्विवेलेंट ले लेता हूँ, चलेगा। तो एक्स प्लस यस वाई सर। इक्वल टू कितना है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू होगा डब्ल्यू, टोटल बेस के इक्विवेलेंट इक्वल टोटल एसिड के इक्विवेलेंट, यस सर। तो एक्स इक्वल टू हो गया डब्ल्यू माइनस वाई, है ना। तो हाँ सर। फाइनल फार्मूला हमने क्या देखा, एन इक्वल टू 1.4 इंटू एक्स बाय में वेट ऑफ सैंपल। यस सर। ये बात समझ में। यस सर। अब इसमें एक दो चीजें और हमें ध्यान रखनी है, जब हम जेल्डाल मेथड यूज करते हैं तो जेल्डाल मेथड कहाँ कहाँ पर यूज नहीं होती है और क्यों नहीं होती है, पहली बात तो ये, ठीक है। और दूसरी बात यस सर। इसमें कुछ और रिएजेंट, जैसे हम कॉपर सल्फेट ले लें उसका भी यूज करते हैं, H2SO4 का भी, या फिर मर्क्यूरिक सल्फेट का भी यूज करते हैं, तो वो सब चीजों का फंक्शन क्या है उसकी भी हम बात कर लेते हैं, वो भी ध्यान रखना है। तो जेल्डॉल मेथड, पहली बात तो जहां पर जैसे पिरीडीन ले लें, रिंग में नाइट्रोजन है या फिर रिंग में नाइट्रोजन है, वहां पर जेल्डॉल मेथड यूज नहीं होती है, और जहां पर डाई जो कंपाउंड है यानी एन डबल बॉन्ड एन है, वहां पर भी जेल्डॉल मेथड यूज नहीं होती है, क्योंकि बड़ी जल्दी डिकम्पोज होकर के N2 गैस में बना करके बाहर निकल जाता है। तो कहाँ कहाँ पर, एक क्वेश्चन ये बन गया, पिरीडीन नाइट्रोजन रिंग के अंदर होता है, क्विनोलिन नाइट्रोजन रिंग के अंदर होता है, लेकिन जो N2 ग्रुप है वो भी है तो भी ये टेस्ट नहीं मिलती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो कंपाउंड है कंप्लीटली अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट नहीं होता है।
दूसरा यहाँ पर कॉपर सल्फेट या मर्क्यूरी और पोटेशियम सल्फेट भी ऐड करते हैं। तो कॉपर सल्फेट और मर्क्यूरी ये क्या करता है, कैटालिस्ट की तरह काम करता है। पोटेशियम सल्फेट क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने का काम करता है। तो कॉपर सल्फेट बस नहीं बड़े याद रखना, कैटालिस्ट की तरह काम करेगा, और पोटेशियम सल्फेट किसका काम करेगा, टू रेज बॉइलिंग पॉइंट। उसको बढ़ाने का काम करता है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। सभी को आ गया? हाँ ना? यस सर। ठीक है। अब इसमें देखिए, अब जेल डाल मेथड में देख तो जरूर लिए। अब तुम्हारे एनसीईआरटी में मोलरिटी के टर्म में दे रखी हो, तुम्हें तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इसी फार्मूले से हमें क्वेश्चन करना है। कौन सा फार्मूला? अगर जेल डाल नाम लिया है तो 1.4 इंटू मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड यूज टू न्यूट्रलाइज अमोनिया डिवाइड बाय वेट ऑफ सैंपल। अब यस देखिए, सर। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ देखिए ये असेंबली है पूरी। यहाँ पर आपने क्या ले लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, उसमें कॉपर सल्फेट डाल दिया, H2SO4 डाल दिया। कॉपर सल्फेट किसका काम करता है, कैटालिस्ट का काम करता है। जेल डाल फ्लास्क कहलाता है, पहला वाला फ्लास्क। अब हाँ। यहाँ पर वो क्या बन जाएगा, इसमें क्या बनेगा, पहले फ्लास्क में यहाँ बन जाएगा अमोनियम सल्फेट बन जाएगा, NH3। NH4 होल ट्वाइस SO4 बनेगा पगली। हाँ अब हाँ ये जो हाँ। जेल डाल फ्लास्क का कंटेंट है पूरा पूरा किसमें डाल देते हैं, इसमें डाल दो। इसमें क्या डाला हुआ है, पहले से NaOH भरा हुआ है। तो अमोनियम सल्फेट और NaOH की रिएक्शन होगी तो यहाँ से क्या निकलेगी, अमोनिया गैस निकलेगी। NH3। अमोनिया गैस को किसने पास किया आपने, ए स्टैंडर्ड एसिड दिया हुआ है। यस ये सर। दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, लेकिन ये पूरा न्यूट्रलाइज नहीं होगा क्योंकि एसिड हम ज्यादा लेते हैं। तो बचे हुए एसिड का फिर टाइट्रेशन करते हैं कि कितना एसिड बचा हुआ है। बेस हो जाएगा। तो 1 फार्मूला क्या होगा, 1.4 इंटू एक्स। सर इसमें बेस कुछ भी ऐड कर सकते क्या? हाँ वेट, ये बन गया। एक्स क्या है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड यूज्ड टू न्यूट्रलाइज अमोनिया। क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर। अब देखो, इसमें ये सब तामझाम तो पूरा याद रखने की जरूरत नहीं। कौन कौन से पॉइंट याद रखना, पहला जेल डाल मेथड में जेल डाल नाम लिया, समझ गए कि क्या क्या होता है इसमें। पहले मिलता Yes, sir. अमोनियम सल्फेट, फिर NaOH के साथ मिलता अमोनिया, राइट। यहाँ एस्टिमेशन अमोनिया के फॉर्म में करते हैं। कॉपर सल्फेट कैटालिस्ट है, मर्क्यूरी सल्फेट कैटालिस्ट है, K2SO4 बॉइलिंग पॉइंट रेजर है, ठीक है ना। Yes, sir. इसके अलावा फार्मूला डार्ट याद रखिए, एक्स क्या है यहाँ पर, 1.4 मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड यूज्ड टू Acid न्यूट्रलाइज used to अमोनिया, neutralize या NH3. फिर मिली इक्विवेलेंट अमोनिया। इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. जेल डाल मेथड कहाँ यूज नहीं कर पाते हैं, जहां पर नाइट्रोजन रिंग में हो। रिंग में मतलब जैसे अगर नाइट्रोजन यहाँ पर हो, ऐसे रिंग में हो, या फिर N डबल बॉन्ड N ग्रुप हो, तो ऐसे नाइट्रोजन कंप्लीटली अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट नहीं हो पाते, इसलिए हम उनका वहां पर यूज नहीं कर पाते हैं। क्या इतनी Yes, बात sir. समझ में आ गई? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, चलिए तो एक सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे आ जाए। प्रॉब्लम नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन आप लोगों ने रीड कर लिया। इतने ml इतना H2SO4 नॉर्मेलिटी ही दे रखी है, Yes, sir. इतना न्यूट्रलाइज कर रहे हैं अमोनिया, हाँ ना। हाँ सर। वेट कितना दिया सैंपल का, 1 ग्राम। नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 1.4 इंटू एक्स बाय डब्ल्यू। वेट 1.4 एक्स मतलब अमोनिया से कितना ऐसे न्यूट्रलाइज हुआ, उसके मिली इक्विवेलेंट। तो मिली इक्विवेलेंट क्या होता है, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, हाँ ना। तो नॉर्मेलिटी 1/5, वॉल्यूम कितना 58, डिवाइड बाय कितना, वेट ऑफ सैंपल 1। आंसर आ गया। अगर भाई ऐसा लग रहा हो जल्दी आ गया तो 4-5 बार और करो उसको, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगेगा। अच्छा हमने 5 बार किया। नहीं सर, अच्छा है। नहीं, अगर ऐसा कंफ्यूजन हो कि सर जल्दी कैसे आ गया, तो 4-5 बार करो उसको। छोटे बच्चे को बोलते ना इबारत लिखने को। चलो ये लो, इसको देखो क्या दिया है इसमें। वेट तो दे दिया है। हाँ। अब हमें क्या निकालना है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया निकालने हैं। तो जो भी अमोनिया ऐसे इवॉल्व हुई है उसको 1 नॉर्मल H2SO4 में एब्जॉर्ब किया। अभी भी एसिड बचा हुआ है, बचे हुए एसिड को किसमें करा, कर्सर कहाँ गया,
बची हुई एसिड को किस में एब्जॉर्ब करा है, NaOH में। क्लियर। सर ये 1 नॉर्मल रुक जा H2SO4 मतलब रुक जा मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू कंसेप्ट क्या लगेगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। प्लस एसिड के मिली इक्विवेलेंट कितने लिए, 1 नॉर्मल मतलब नॉर्मलिटी 1 इंटू वॉल्यूम V ml। बेस में दो बेस है, कौन कौन से बेस है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया यस प्लस सर मिली इक्विवेलेंट ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस बेस मतलब NaOH। यस सर 1 इंटू V इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया पता नहीं, वो मैंने X मान लिया, प्लस दे रखे मिली इक्विवेलेंट अमोनिया। देखता हूँ एक मिनट। आप मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितने दे रखे हैं, निकालो जल्दी से। नॉर्मलिटी इतने दे रखी है, वॉल्यूम इतना दे रखा है। मिली इक्विवेलेंट का मतलब क्या था, नॉर्मलिटी यानी 1/2 इंटू वॉल्यूम इन ml, 6 तो हो गया 30। 30 हो गया। यहाँ से X की वैल्यू आ गई, X की वैल्यू कितनी आ गई, 1 इंटू V यानी V माइनस 30। यस नो। हाँ सर अब यहाँ पर yes, sir. नाइट्रोजन का परसेंटेज दे रखा है 56। फाइनल फार्मूला है sir. मालूम है 1.4 इंटू एक्स बाय वेट, तो ये दे रखा 56। हाँ डायरेक्ट 56 ही ले, नहीं तो 56 बाय 100 कर बैठो। 1.4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, V माइनस V 30, minus 30 और W कितना है 0.5। यस सर राइट, अब आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, हाँ ये सर कैंसिल हो गया। ओके, अब कर Yes, लोगे, sir. हाँ सर कोई समस्या, नहीं सर कोई समस्या नहीं। अगर समस्या नहीं है तो समस्या होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, जिंदा इंसान का सबूत है वो, हाँ सर जिंदा है तभी तो समस्या है, मरने के बाद कोई समस्या नहीं होती है। ठीक है ना। यस सर चलिए तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, यस सर ये लीजिए, ट्राई करिए। लंबा चला गया, चाहते हैं थोड़ा जल्दी हो जाए। समझ में ये आया कि तो ऊपर छोड़ गया है। आ रहा है थोड़ा थोड़ा देखिए इसमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, यहाँ पर H2SO4 कितना लिया हमने, H2SO4 के मिली इक्विवेलेंट टेकन, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 टेकन, बताइए कितना लिया। नॉर्मलिटी 1 नॉर्मल है, यस सर वॉल्यूम 100 ml है, कितना लिया। ओके, हाँ अब सर इसमें क्या किया आपने, अमोनिया गैस को पास कराया। अमोनिया क्या करेगी, कुछ H2SO4 को न्यूट्रल कर देगी, हाँ कुछ H2SO4 बचेगा। हमें क्या निकालना है, ये निकालना है कि अमोनिया ने कितने एसिड को न्यूट्रल किया, बस इतना ही चाहिए ना हमें, यस सर कि अमोनिया ने कितने एसिड को न्यूट्रल किया। अब ये पता करने के लिए उन्होंने क्या किया, अब इसकी नॉर्मलिटी, अमोनिया पास करने के बाद इसकी नॉर्मलिटी क्या हो गई, आफ्टर पासिंग अमोनिया, अमोनिया पास करने के बाद इसकी नॉर्मलिटी मान लेते अब कितनी बची हमारी, n बची, और वॉल्यूम कितना है इसका, अभी भी 100 ml ही है H2SO4 के लिए। ओके, यस सर तो इन्होंने क्या किया, जो बचा हुआ है उसको डाइल्यूट करा, डाइल्यूशन किया। हाँ डाइल्यूशन कहाँ तक किया, 500 ml तक किया, तो मान लीजिए इसकी नॉर्मलिटी चेंज हो गई, डाइल्यूशन पर N1 हो गई। अब Yes, sir. डाइल्यूट करने के बाद देखो इन्होंने यहीं तक नहीं इन्होंने शांति बनी, इन्होंने क्या करा, फिर और थोड़ा सा उल्टा दिमाग लगाया, इसका 20 ml निकाला, 20 ml टेकन, और इसको टाइट्रेट किसके साथ किया, इसको टाइट्रेट किया 32 ml ऑफ NY10 NaOH के साथ, कि इतना NaOH लगा 20 ml के लिए, ऐसा इन्होंने बोला। तो यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लग गया हमारा, जो हमने 500 ml में से 20 ml निकाला उसकी भी तो नॉर्मलिटी N1 ही रहेगी। अरे भाई, एक कटोरे में से एक कप, एक गिलास में से अगर आप एक कप चाय निकाल लोगे तो मिठास तो उतनी रहेगी। यस सर तो 500 ml सॉल्यूशन की जो नॉर्मलिटी, उसी में से अगर आपने थोड़ा सॉल्यूशन निकाल लिया तो उसी की नॉर्मलिटी भी तो N1 ही रहेगी। तो यहाँ कंसेप्ट क्या sir. लगेगा, N1V1 इक्वल टू, यहाँ पर क्या ले लूँ, N2V2,
N2V2 किसका, NaOH का, जो यहाँ लग रहा है। तो N1 हमें निकालना है, V1 कितना लिया हमने 20 ml, N2 यानी NaOH की नॉर्मलिटी 1/10 इंटू 32। तो यहाँ से हमारे पास N1 की वैल्यू आ गई 32/200। N1 की वैल्यू आ गई। यस सर। अब दूसरा, अब डाइल्यूशन फार्मूले पे आ जा। अब देखो यहाँ पर हमें डाइल्यूट किया था, यहाँ ये डाइल्यूशन फार्मूला है, और जो अभी हम कैलकुलेट कर सके ये कौन सा है, न्यूट्रलाइजेशन है। यहाँ पर हमने न्यूट्रल किया था, न्यूट्रलाइजेशन। तो डाइल्यूशन फार्मूला में N1, ठीक है ना, इंटू वॉल्यूम कितना है यहाँ पर 500 ml आफ्टर डाइल्यूशन। बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन नॉर्मलिटी क्या ले ले हम इसकी, N ले लेता हूं, और वॉल्यूम कितना था इसका 100, 100। है ना। हाँ सर। N हाँ, हमें सर। पता करना है, N1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 32/200 इंटू 500। तो यहाँ से N की वैल्यू आ जाएगी 160/200 यानी 16/20। आ गई, आ गई नहीं आई। हाँ सर। इसकी नॉर्मलिटी इतनी बची, मतलब इसकी मिली इक्विवेलेंट कितने बचे थे अमोनिया में पास करने के बाद, एक्चुअल में मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2S4 लेफ्ट कितने बचे थे। ये जो नॉर्मलिटी आ रही है बचे हुए H2S4 की नॉर्मलिटी है, यानी नॉर्मलिटी जो बची हुई H2S4 की नॉर्मलिटी इंटू इसका वॉल्यूम कितना 80 आ गई। तो मिली इक्विवेलेंट हमने लिए कितने थे 100 लिए थे। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2S4 यूज कितने हुए, यूज्ड फॉर अमोनिया 100 माइनस 100 माइनस 80 इक्वल टू कितना आ गया 20। 20। तो अब हमें निकालना नाइट्रोजन का परसेंटेज, तो नाइट्रोजन का परसेंटेज निकाल लीजिए। नाइट्रोजन का परसेंटेज इक्वल टू 1.4 इंटू एक्स बाय डब्ल्यू। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज इक्वल टू 1.4, एक्स की वैल्यू कितनी है 80 डिवाइड बाय कितना 1.216। मैं एक मिनट कैलकुलेटर चेक कर लेता हूँ सही भी है कि नहीं। अरे खुलना भाई, सही है सर। चेक कर लिया। यस सर। राइट, अब समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या धमाल किया है। यस सर। मालूम है सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कहाँ का है, सीबीएसई जो केंद्रीय विद्यालय से जो बुकलेट मिलती है ना अलग से सीबीएसई वालों को, हाँ सर। मालूम है कि नहीं मालूम। हाँ सर। हाँ, उसमें डाला हुआ इस टाइप का प्रॉब्लम। यस सर। तो अच्छे समझ में आ गया जेल डाल मेथड। यस सर। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यस सर। चलिए तो आगे बढ़ लेते हैं। अब आ जाते हैं हम किस पर, कैरियस मेथड पर। किसके लिए, हेलोजन के लिए। हेलोजन के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैरियस मेथड, और दूसरी है शिफ एंड पीरिया मेथड। तो पहले तो हम करते हैं कौन सी, कैरियस मेथड। देखो कैरियस मेथड में क्या करते हैं, गिवन वेट ऑफ कंपाउंड हमने लिया, ठीक है, और उसकी एक ट्यूब होती है, इसे हम बोलते हैं कैरियस ट्यूब। उस कैरियस ट्यूब में उसको डाल देते हैं, ठीक है, और Yes, उसी में sir. क्या डाल देते हैं HNO3, उसी में डाल देते हैं हम क्या AgNO3। देखिए ये कैरियस ट्यूब है, ये देखिए कैरियस ट्यूब, ये आपको दिख रही एक कैरियस ट्यूब है। इसमें क्या डाल दिया हमने, ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिया आपने, उसमें क्या डाल दिया आपने AgNO3 डाल दिया, उसी में HNO3 डाल दिया, और पूरे इसको सील कर दिया। ठीक, अब सील कर दिया हाँ, तो सर। उसमें जो भी क्लोरीन होगा वो AgNO3 के साथ क्या बना लेगा, क्लोरीन बना लेगा AgCl, ब्रोमीन बना लेगा AgBr, आयोडीन बना लेगा AgI। इसके पीपीटी बना लेंगे। तो Yes, sir. AgCl का पीपीटी पता लग गया तो AgCl के पीपीटी से हम क्लोरीन का परसेंटेज निकाल लेंगे, AgBr के पीपीटी से हाँ, सर। ब्रोमीन का, AgI के पीपीटी से हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे आयोडीन का। आयोडीन का। क्या इतनी बात समझ में आ गई। हाँ सर। हाँ अब बोलोगे सर। सर उसमें कार्बन भी था, हाइड्रोजन भी था, नाइट्रोजन भी था। अरे तो वो तो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमें क्या करना उनसे। यस सर। ठीक है,
हमें तो सिर्फ किससे मतलब है, हमें तो सिर्फ हैलोजन से मतलब है। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कैरियस मेथड से किसका कैलकुलेशन करते हैं, हैलोजन का, तो देखो एजीसीएल से किलोइन निकालना है, तो 1 किलोइन इसके अंदर 1 किलोइन का एटॉमिक वेट इतना होता है, और पूरे एजीसीएल का होता है 143.5, ऊपर मास ऑफ एजीसीएल, नीचे मास ऑफ सैंपल इनटू 100। एजीबीआर में बीआर का 80, पूरे एजीबीआर का 188, ऊपर मास ऑफ एजीबीआर, नीचे मास ऑफ सब्सटेंस सैंपल। ऐसे ही एजीआई के लिए। हाँ यस सर। नो, हाँ कोई सर। दिक्कत यस नहीं है। समझ में आ गया अच्छी तरह से? यस सर। हाँ सर। अगली मेथड है कौन सी, शिफ एंड पीरिया मेथड। तो इसमें देखो वो न्यूमेरिकल में जेल डाल वाले मेथड में मैंने हर टाइप का न्यूमेरिकल करा दिया है, वो इसमें तो सीधा हाँ सीधे सर। से क्वेश्चन बनना है, कोई नया इसमें कुछ भी नहीं है। शिफ और पीरिया मेथड में क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने वेट किया और क्रूशिबल में क्या डाल दिया, सोडा लाइम और सोडियम कार्बोनेट, लाइम और सोडियम कार्बोनेट सॉरी, ये डाल दिया, उसको हीट करके उसको फिल्टर कर लिया। फिर उसमें क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डाल देंगे तो हैलाइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अल्टीमेटली चाहिए हमें हैलाइड ही है। फिर जैसे कैरियस मेथड में किया था वैसे यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो वहां पर हम डायरेक्ट कैरियस मेथड में क्या कर रहे थे, डायरेक्ट हम कॉन्सेंट्रेट HNO3 और AgNO3 यूज कर रहे थे। यहाँ पर हम इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं कि सबसे पहले हम लाइम और सोडियम कार्बोनेट के साथ हीट करें, फिर उसको नाइट्रिक एसिड में डिजोल्व करके फिल्टर करके फिर AgNO3 डालें। तो सर कुछ फर्क नहीं पड़ता दोनों से? क्या फर्क पड़ेगा, जितना किलोइन उसमें होगा उतना ही तो आएगा ना AgCl में। हाँ। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट है कौन सी मेथड, किसके लिए अब हम फाइंड करना है, सल्फर के लिए। सल्फर के लिए भी भाई कैरियस मेथड ही है। तो देखिए कैरियस मेथड हेलोजन के लिए भी हो गई और सल्फर के लिए भी हो गई। तो सल्फर के लिए देखिए, सल्फर में क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के गिवन वेट को हम नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करते हैं। तो नाइट्रिक एसिड के यस साथ सर। हीट करेंगे तो जो भी सल्फर होगा वो सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा सॉरी। अब सल्फ्यूरिक एसिड यानी जो भी सल्फर है वो HNO3 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, फिर उसमें बेरियम क्लोराइड डाल दीजिए तो जो भी सल्फ्यूरिक एसिड होगा वो बेरियम सल्फेट बना लेगा। ठीक है। यस सर। अब बेरियम सल्फेट से सल्फर का परसेंटेज फाइंड कर सकते हो। हाँ सर। इसमें एक सल्फर है 32 डिवाइडेड बाय बेरियम सल्फेट का मोलर वेट, ऊपर वेट ऑफ BSO4, नीचे वेट ऑफ सैंपल इनटू 100। आया समझ में? यस हाँ सर। आ सर। गया। आ गया? इजी हाँ है? सर। हाँ इजी है? सर। ठीक है। फास्फोरस का भी किससे करते हैं, कैरियस मेथड से। तो बात समझ में आ गई, कैरियस मेथड से किन किन का करना है, कैरियस मेथड से किन किन का करना, जल्दी से बताइए। सल्फर का और हैलोजन का। हेलोजन, सल्फर और फास्फोरस। फास्फोरस का, और लीविंग मेथड से कार्बन हाइड्रोजन का, यस और सर। नाइट्रोजन का ड्यूमा मेथड और जेल्डाल मेथड से। जेल डाल। अब फास्फोरस में क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या करते हैं, फास्फोरस को सबसे पहले नाइट्रिक एसिड के साथ, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ उसको हीट करिए, तो जो भी फास्फोरस होगा वो हीट करने पर फास्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर। अब उसमें क्या डालिए, मैग्नीशियम मिक्सचर। कई बार ये पूछ लेते मैग्नीशियम मिक्सचर क्या है, मैग्नीशियम मिक्सचर है MgSO4 NH4OH और NH4C है। तो जब हम इसमें मैग्नीशियम मिक्सचर डालेंगे, मैग्नीशियम मिक्सचर ये डालेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट में, यानी मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट इसके 2 मोल को लेकर के आप हीट करेंगे तो Mg2P2O7 का वाइट PPT मिलेगा, साथ में अमोनिया गैस मिलेगी, साथ में वाटर मिलेगा। तो इसके PPT को हम बाहर ड्राई करके वेट कर लेते हैं। अब इससे हमें फास्फोरस का परसेंटेज फाइंड करना, फार्मूला गिना सकते हो। इसमें 2 फास्फोरस के एटम है, 2 फास्फोरस के एटम का एटम वेट कितना हो गया 62, और पूरे Mg2P2O7 का एटम वेट होता है, मोलर वेट होता है 222 इंटू वेट ऑफ Mg2P2O7 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। यस नो? यस सर।
तो क्या क्या किया, पहले फ्यूमिंग HNO3 डाला तो H3PO4 बना, फिर मैग्नीशियम मिक्सचर, क्या है मैग्नीशियम मिक्सचर, मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट मिला, जिसको हीट करने पर व्हाइट PPT मिलता है, जिसको हम ड्राई करके वे कर लेते हैं। यस नो? यस सर, यस सर, Yes, sir. अच्छे समझ में आ गया? हाँ सर। ये क्या था अपना? हाँ, सर। ये था अपना क्वांटिटेटिव एनालिसिस। चलिए 2-4 क्वेश्चन पे और हाथ साफ कर लेते हैं। बोलिए। पहले में AgBr का दिया हमें, Br का परसेंटेज फाइंड करना है। तो Br का परसेंटेज फाइंड करना, तो Br का परसेंटेज इक्वल टू AgBr में एक Br है, Br का 80 बाय AgBr का 188, क्योंकि Ag का 108 होता है, इनटू वेट ऑफ AgBr डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। हो गया खेल खत्म? यस सर। दूसरे वाले में बताइए किसका फाइंड करना है? सल्फेट का, सल्फर का। तो सल्फर का परसेंटेज यानी बेरियम सल्फेट के फॉर्म में निकालते हैं। तो बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4, जिसमें एक ही सल्फर है, एक सल्फर यानी 32, और बेरियम सल्फेट का मोलर वेट होता है 233, इनटू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ BaSO4 जो दे रखा है डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दे रखा है इनटू 100। यस सर। हाँ, क्लियर है? यस सर। हाँ सर। और ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो तो आपको समझ में आ ही गया है, हाँ सर। उसमें कोई दिक्कत है नहीं। नहीं सर। तो आगे बढ़ा जाए? हाँ सर। हाँ, sir. ठीक है, क्योंकि बढ़ेगा। हाँ, अब ऑक्सीजन का परसेंटेज के लिए एक मेथड और है जिसे हम बोलते हैं अलूसे मेथड। कौन सी मेथड बोलते हैं बाल गोपालो? लूसी। अलूसी नहीं, अलूसे। लूसी। कौन सी मेथड? लूसी। अलूसे मेथड। अब अलूसे मेथड में क्या होता है देखिए, ये ऑक्सीजन का परसेंटेज, अलूसे मेथड किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। कंपाउंड को हीट करते हैं तो जो भी ऑक्सीजन होगा O2 बना लेगा, अदर गैसेस प्रोडक्ट को छोड़ दीजिए। अब जो भी O2 होगा कार्बन के साथ हीट करेंगे तो वो CO में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे भाई O2 होगा तो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, CO में नहीं, CO में कन्वर्ट हो जाएगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं, CO में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ ना? यस सर। 2 CO बने। अब इसमें I2O5 डालते हैं, तो I2O5 डालेंगे तो ये बना लेगा I2 + 5CO2, ये बना लेगा, राइट? यस सर। अब यहाँ पर देखिए आयोडीन बाहर निकली। अब आयोडीन बाहर निकली, आयोडीन बाहर निकली तो अब क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, और साथ में क्या बना, CO2 बाहर निकला, तो CO2 हाँ, का सर। वेट फाइंड कर लेंगे। किसका वेट फाइंड करेंगे? CO2 का। CO2 का वेट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जो हम ऑक्सीजन का कैलकुलेशन करते हैं वो भी किसके फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं? CO2 के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। कितना CO2 निकला, CO2 को का वेट कैसे निकालोगे? अरे CO2 को QH में पास कर दो, अरे QH में पास करेंगे तो उसका वजन बढ़ जाएगा ना सॉल्यूशन का। हाँ सर। कितना बड़ा? वो CO2 का है। तो मुझे बताइए CO2 में कितने ऑक्सीजन है? 44 ग्राम CO2 में कितना है? डायरेक्ट लिखें यार, CO2 में 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन का 32 डिवाइड बाय 1 CO2 का कितना? 44, ऊपर वेट ऑफ CO2 बाय वेट ऑफ सैंपल Organic. इनटू 100। यस नो? हाँ सर। हाँ सर। आई बात समझ में? हाँ सर। कोई गंभीर समस्या? नहीं है सर। हाँ सर। कोई गंभीर समस्या नहीं, लेकिन रुक जाओ, अपने को लग रहा है कि अपन गड़बड़ कर रहे हैं कुछ। रुक जाओ, फार्मूले में यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। यहाँ देखो, बैलेंस कर रहा है ना, हम इसको बैलेंस करेंगे, कितना आ जाएगा? अगर हम 1 मोल O2 ले रहे हैं तो CO के 2 मोल बन रहा है ना? हाँ। हाँ, sir. तो 2 मोल CO2 के बनेंगे, तो CO2 के 2 मोल लेके करना पड़ेगा, मतलब यहाँ कितना आएगा? 88 आएगा।
राइट। यस सर। आगे बढ़ा जाए, यस सर। कोई समस्या नहीं इसमें। सर ये फिर से बता दें। इसमें सीधा फार्मूला और कुछ भी नहीं है, फार्मूला वही बताया मैंने कि आप बैलेंस करोगे ना तो 2 मोल लग रहा है एक्चुअल में उसके, ठीक है ना। कितने मोल लग रहे हैं उसके? 2 मोल। तो 2 मोल के हिसाब से कैलकुलेट होगा वो। हाँ सर। अब अगला है मोलिकुलर मास कैसे निकालना है। तो मोलिकुलर मास निकालने के लिए इतना तो आगे परसेंटेज पता लग गया, परसेंटेज पता लग गया, अब निकालना है मोलर मास। मोलर मास निकालने के लिए हमारे पास कई मेथड है। अब डिपेंड ये करता है कि कंपाउंड कौन सा है, वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल। अगर वोलेटाइल कंपाउंड है तो कैसे कैलकुलेट करना उसको देखो। पहली मेथड है विक्टर मेयर मेथड, दूसरी हाफमैन मेथड। विक्टर मेयर मेथड का मतलब क्या है, करते क्या है इसमें, एक वोलेटाइल सब्सटेंस लिया हमने, ये सब्सटेंस लिया, इसका वेट मान लीजिए x ग्राम ले लिया, इसको गरम किया तो क्या होगा, वेपर बनेगा। अब यहीं पर एक ग्रेजुएटेड ट्यूब होती है, तो ग्रेजुएटेड ट्यूब में, एक मिनट बैटरी जाने वाली है, हाँ इधर देखो। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये सब्सटेंस की वेपर बनेगी तो वेपर यहाँ कितनी एयर को डिस्प्लेस करता है, उतनी एयर को डिस्प्लेस करेगा जितना उसका वॉल्यूम होगा। तो जितनी एयर वो डिस्प्लेस करेगा वही वॉल्यूम किसका हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस, आना। हाँ सर। ठीक है। अब बस हम क्या करते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी कंडीशन लगा देंगे, प्रेशर यहाँ मालूम रहेगा, वॉल्यूम आपने निकाल ही लिया है, मोल है तब वेट बाय मोलर वेट, तो वेट कितना लिया वो दे ही रखा है, टेम्परेचर कितना था पता ही था, आ जाएगा एम। यस सर। दूसरा हाफमैन मेथड। हाफमैन मेथड कहाँ यूज करते हैं, ऐसे कंपाउंड के लिए जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर स्टेबल नहीं होते हैं बल्कि उसके पहले ही वो वोलेटिलाइज हो जाते हैं। इसमें भी कुछ नहीं करना है, ऐसे कैसे करना है, बैरोमीटर ट्यूब लेकर के उसको जो वेपर बनेगी तो उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल करके कुछ नहीं करना, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा देना। तो तुम्हें उसमें नया कुछ भी नहीं सोचना। सर ये तो बड़ी जल्दी हो गया, एक काम करो आप तो एक क्वेश्चन करके बताओ इस पे से कैसे करते हैं, कुछ ऐसे ही सोच रहे होगे, हाँ ना। चलिए तो एक क्वेश्चन हाँ ले लेते हैं, सर। चलो तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लो, ये रहा क्वेश्चन। विक्टर मेयर मेथड में 0.2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड 56 ml एयर डिस्प्लेस करता है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी कब एसटीपी पर डिस्प्लेस करता है। एसटीपी का मतलब चलो 1 atm, प्रेशर को 1 atm ले लो चलेगा। वॉल्यूम कितना दिया, यस सर। 56 ml दिया है, लेकिन यहाँ वॉल्यूम किस में लेते हैं हम, लीटर में। वॉल्यूम लेते किस में हम इसको, लीटर में लेते हैं। लीटर में। एन यानी मोल यानी कितने दे रखे, 0.2 बाय मोलर वेट एम, आर कितना 0.0821, एसटीपी दिया यानी टेम्परेचर कितना 273, तो ये कितना आ जाएगा 22.4 हो जाएगा। तो यहाँ पर m की वैल्यू निकाल लो, m इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू 0.2 इंटू 22.4 डिवाइड बाय 56, देखो क्या एटीआर है क्या, जल्दी कैलकुलेट कर। अरे क्या कर रहे हो, कर रहे हैं सर। हाँ सर API। यस सर। हाँ अरे सर। वैभव तू ये अभी कहाँ था इतनी देर से, क्लास कितने बजे थी? सर 7, 7:15। 7:15 से तो क्लास थी नहीं आज, 6:15 से थी। ओके। अगला लास्ट क्वेश्चन, बस क्लास क्लोज होने वाली है।
0.24 ग्राम ऑफ वोलेटाइल लिक्विड ऑन वेपोराइजेशन गिव्स इतना ml एनटीपी पर। वेपर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस पूछा है, तो वेपर डेंसिटी क्या होती है? वेपर डेंसिटी इक्वल टू होता है मोलर वेट बाय में 2, निकल जाएगा। यस सर। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। कोई समस्या? क्या करेंगे भाई, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दोगे। हाँ 45 ml वेपर दे रखी है, एनटीपी दे रखा है, एनटीपी का टेम्परेचर 273 होता है, प्रेशर 1 atm ले लो, वेट दे रखा है, मोलर वेट आ जाएगा, जो भी मोलर वेट आया बाय 2। हाँ ना? हाँ सर। यस सर। कोई समस्या इसमें नहीं है। नहीं है। अब अगर एसिड और बेस दे रखे हैं, एसिड और बेस दे रखे हैं, तो मुझे बताइए उसका मोलर वेट हम कैसे निकालेंगे? एसिड और बेस दे रखे तो उसका मोलर वेट हम कैसे निकालेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, उनका वेट निकालने के लिए यानी मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस लगा दीजिए। यस सर। क्या बोला मैंने? मिली Yes. इक्विवेलेंट एसिड इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ वेट। बेस लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। यस राइट, सर। यस सर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर? नो सर। नो सर, ठीक है, तो दिक्कत होनी चाहिए। चलिए तो हम बात करते हैं केमिकल मेथड में। पहले सिल्वर सॉल्ट मेथड एसिड के लिए पता करते हैं। क्या करते हैं हम इसमें कि अगर हमारे पास सिल्वर सॉल्ट है, एसिड का कोई सिल्वर सॉल्ट अगर हमारे पास दिया हुआ है, तो उसको हीट करने पर वो क्या दे देंगे, सिल्वर का वेट इतना है। अब आपने इक्विवेलेंट कंसेप्ट पढ़ लिया है, इक्विवेलेंट कंसेप्ट पढ़ लिया तो डायरेक्ट में इक्विवेलेंट से बताऊंगा। अब हमें क्या करना है, सीधा कंसेप्ट लगा देना कि इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर सॉल्ट इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। अब सिल्वर सॉल्ट का वेट सपोज करो x है, इसका वेट मान लीजिए y है। x ग्राम सिल्वर सॉल्ट को हीट करने पर y ग्राम सिल्वर मिला। तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, W1 by E1। ये क्या होगा, W2 by E2। तो W1 कितना दिया है, x। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या, RCWH का वेट, एसिड का वेट, और इसका वेट, अरे बोलो ना, एसिड के वेट में से एक हाइड्रोजन को माइनस करो। एसिड का वेट अगर मान लेते हैं कितना है, कुछ भी ले ले यार, इक्विवेलेंट वेट E है, तो उसमें से हाइड्रोजन को माइनस करोगे। और सिल्वर का कितना है, 108, क्योंकि सिल्वर की वैलेंसी 1। तो कितना आ गया यहाँ पर फाइनली, E प्लस 107 इक्वल टू सिल्वर का वेट कितना लिया y, और सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट कितना 108। हाँ ना? हाँ सर। यहाँ से इक्विवेलेंट वेट आ हाँ जाएगा, सर। इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा नहीं आएगा? आ जाएगा सर। पक्का? तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, देखिए कैलकुलेशन देखिए, ये बना कैलकुलेशन, ये देखो इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर सॉल्ट को W ले लिया यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर W लिया तो मैं इसको W कर लेता हूँ, इसको X कर लेता हूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा आपका W, ये हो जाएगा आपका X, चलेगा? हाँ सर। हाँ ना? आप कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ से आप क्या फाइंड कर लोगे, E निकाल लोगे। सिंप्लीफाई करोगे तो आपका फार्मूला ही बन जाएगा। अरे इसको सिंप्लीफाई कर लो तो फार्मूला क्या बन गया, ये बन गया। अरे यार, हाँ सर। सॉल्व करके बताऊं क्या? नहीं सर। ठीक है, ओ तो सर। इक्विवेलेंट वेट आ गया। अब हमें निकालना मोलर वेट, तो मोलर वेट क्या होता है, मोलर वेट होता है इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर। तो एन फैक्टर का मतलब क्या है, बेस की, एन फैक्टर का मतलब क्या है, एसिड की बेसिसिटी। हाँ सर। तो इक्विवेलेंट वेट कितना निकाला आपने, फार्मूला डायरेक्ट आप याद रख लो, चल जाएगा, W/X इंटू 108 माइनस 107 इंटू एन फैक्टर। ये तो Yes, sir. इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना, मोलर वेट निकालना है। तो एन फैक्टर क्या ले लेता हूँ, एन क्या है यहाँ पर, बेसिसिटी।
ये फार्मूला याद रख लेना। हाँ सर। यस ठीक है, सर। अब मोल कॉन्सेप्ट से मैं सिखाऊंगा तो क्या है, टाइम लगेगा और आप फाइनली भूल ही जाओगे कि कैसे सॉल्व करते, तो आप डायरेक्ट याद रख लो, चल जाएगा। हाँ सर। यस सर। ठीक है, दूसरा है कौन सी मेथड, प्लेटिनो क्लोराइड मेथड। कौन सी मेथड, प्लेटिनो क्लोराइड। प्लेटिनो Platinum क्लोराइड chloride। मेथड। वो ही बिल्कुल हमें ऐसे ही करनी है, तो आप चाहें तो फार्मूला याद रख लें, ठीक है, चाहें तो आप मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व करें, एक ही बात है। प्लेटिनो क्लोराइड मेथड है, ऑर्गेनिक बेसिस के लिए यूज करते हैं, तो क्लोरोप्लेटिनिक एसिड का फार्मूला होता है H2PtCl6। जब इसमें ऑर्गेनिक बेस डालोगे तो वो इंसॉल्युबल प्लेटिनो क्लोराइड बना लेगा। जैसे H2P2PtCl6 में आपने बेस डाला, बेस के 2 मोल लगेंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन, क्या बना लेगा, B2H2P2PtCl6 बना लेगा। जब आप इसको हीट करोगे तो हीटिंग पर Pt दे देगा। अगर इसका W ग्राम है, Pt का X ग्राम है। समझ गए होगे कहानी, क्या कहानी समझे, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ प्लेटिनम। तो ये हो गया W1/E1 इक्वल टू W2/E2, हाँ ना। हाँ सर। अच्छा। W1 कितना लिया, W इक्विवेलेंट वेट चाहिए हमें, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, देखिए, बेस का इक्विवेलेंट वेट, मोलर वेट बाय 2। बेस का इक्विवेलेंट वेट प्लस H2PtCl6 का मोलर वेट। हाँ सर। बेस कितने जुड़े यहाँ पर, 2 जुड़े ना, तो 2 ही हो गया। यस सर। हाँ सर। और H2PtCl6 का होता है टोटल 410। आ गया पूरा इक्विवेलेंट वेट, हाँ सर। इक्वल टू, यस सर। क्योंकि Pt होता है 195, इसका वेट कितना लिया, X, और प्लेटिनम का इक्विवेलेंट वेट 195, एन फैक्टर इसका बनी रहेगा। यहाँ से आप E निकाल लोगे, E निकालोगे तो ये आ गई, आ गई। अब हमें क्या Yes, निकालना है, sir. मोलर मास, तो मोलर मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू एसिडिटी, मतलब इस E में N से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, हाँ Yes, sir. सर। कोई समस्या इसमें। जब ये चीज समझ में आ गई तो हमें इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला तो अच्छी तरह से पता है हमें कैसे फाइंड करना होते हैं। क्यों क्यों पता है, क्योंकि वो कहानी हम पहले ही कई बार सुन चुके पढ़ हैं। लिए। पक्का, हाँ सर। Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, Yes, sir. ठीक है। चलिए, ये रहे क्वेश्चन, देखिए क्या दिया हुआ है, जल्दी से बताइए, पढ़ लिया क्या, पढ़ लिया। सिल्वर सॉल्ट के लिए दिया हुआ है, तो फार्मूला क्या लगाना हमें, मोलर वेट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू बेसिसिटी। इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला क्या लिखा था, W/X इंटू 10 क्या था, 108 था कि 7 था, देखो सर 8 फार्मूला रटने में ही दिक्कत होती है, -107 107। इंटू एन। अब वैल्यू पुट करो, क्या आ रहा है, W कितना दिया है, वेट ऑफ सॉल्ट, कितना सॉल्ट का वेट है 0.228, वेट ऑफ सिल्वर कितना है 0.162 इंटू 108 माइनस 107 इंटू एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, डाइबेसिक 2। एसिड है, डाइबेसिक का मतलब 2, हो गया सॉल्व। दूसरा प्लेटिनम, इसके लिए मोलर वेट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है 1/2 इंटू W/X इंटू 195 माइनस 410 इंटू एन, 1/2। प्लेटिनम सॉल्ट का वेट कितना दिया, अगर प्लेटिनम इतना परसेंट है तो सॉल्ट कितना, अरे 100 में 100 ना, माइनस। 100 माइनस क्यों करेंगे, हाँ सर। प्लेटिनम सॉल्ट 100 है तो इसमें प्लेटिनम कितना है 32.5 है, राइट, -410। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट ही फाइंड करना है, चलो इक्विवेलेंट वेट ही फाइंड करना है, तो एन हटा दो,
इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। तो अब यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला हम देख चुके हैं कहाँ पर, मोल कंसेप्ट में। तो हम उसकी यहाँ बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, भूल के भी नहीं करेंगे, बड़ा गुनाह हो जाएगा, अपने गुनाह करना नहीं है। हाँ सर। चलिए, तो अब हम बात करते हैं बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए जल्दी से, बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी हमें क्या देखना है ऑर्गेनिक कंपाउंड बॉन्डिंग में? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई हमें कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत अच्छी तरह से हमें आता है। एक सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है पता है हमें, ठीक है? तो CH4 में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड है। C2H6 में कितने सिग्मा बॉन्ड है? 7 सिग्मा बॉन्ड है। दूसरा होता है पाई बॉन्ड। अब जो ओपन कंपाउंड है, ओपन कंपाउंड में सिग्मा और पाई अगर हमें कैलकुलेट करना ऑर्गेनिक में तो यहाँ पे एक ट्रिक भी दे देता हूँ कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर वो ओपन कंपाउंड है, ओपन चेन है, तो वो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा x-1। x क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ एटम्स। कितना ही बड़ा कंपाउंड हो आंसर आ जाएगा। चलो टिक लगाओ इसको। C2H6 कितने एटम है? 8 एटम है। 8 में से एक कम कर दो, सिग्मा 7 आ गए। ठीक है। अगर मैंने ले लिया C20H 20 40 42, अब इसमें निकालो। या तो आप ऐसे करते रहो 20 तक, ये गिनते रहो। हाँ, या फिर सीधा काउंट कर लो। 40, हाँ 60 62, तो सिग्मा कितने हो गए? 61 हो गया। निकाल के देख लेना। हाँ सर। हैप्पी? हाँ सर। दूसरा, पहली ट्रिक हो गई। अगर सिंगल रिंग है, ठीक, तो वो सिग्मा इक्वल टू कितने होते हैं? x। ओहो, बेंजीन C6H6 12 सिग्मा 12। हाँ सर। हैप्पी? हाँ सर। अब लेकिन डबल रिंग अगर वो फ्यूज है तो फिर नहीं आप कर सकते हो, फिर आपके लिए मेथड चेंज होती जाएगी, ट्रिक चेंज होती जाएगी। हाँ, अगर हम ए ले लें तो कोई दिक्कत नहीं। देख, C6H12 कितने हो गए सिग्मा? 18। निकाल ले, चल 6 तो हो ही गए। 7 8 9 10, दो हाइड्रोजन है। 11 12 13 14 15 16 17 18, सब दूर क्या है? हाइड्रोजन। लेकिन इससे क्या होता है, ट्रिक से आपको मालूम है, बहुत ज्यादा आगे काम में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि चीजें जिस तरीके से हम रट के बैठे हुए हैं वैसे ही नहीं पूछी जाती है, कुछ अलग ही तरीके से पूछ लेते हैं। आगे बढ़िए। ईथेन पाई बॉन्ड की बात करें तो कार्बन में ध्यान रखना कौन कौन से बॉन्ड है? पी पाई बॉन्डिंग ही आपको मिलेगा। तो इथिलीन मॉलिक्यूल यानी C2H4 में एक पाई बॉन्ड है। सिग्मा तो कोई दिक्कत ही नहीं, 6 एटम है। 6 एटम में तो सिग्मा हो गया 5, तो एक पाई। वो भी कैसे निकालना बताता हूँ। इथाइन का फार्मूला C2H2, तो यहाँ पर 4 एटम मतलब सिग्मा 3, और पाई कितने? 2 पाई, क्योंकि 2 एटम के बीच में एक ही सिग्मा होता है, बचे हुए पाई होते हैं। अब लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट ले लें। यहाँ पर देखिए HC ट्रिपल बॉन्ड C, अगर उन्होंने अलग अलग पूछ लिया, सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं? सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 2 हैं। सिग्मा कार्बन बॉन्ड कितने हैं? 1 है। ऐसा भी तो पूछा जा सकता है। हाँ ना? अरे कुछ तो हाँ बोलो। सर। हाँ सर। ठीक है, बोल रहे हो? यस सर। अच्छी बात है, बोल रहे हो तो बोलते रहो, ठीक है ना? अब देखिए इसमें जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, कमाल का एग्जाम्पल लिया, बेंजीन। ठीक है, वही एग्जाम्पल है केकुले को, जिसमें सपना आया था सांप लड़ते हुए और पूंछ एक दूसरे में लपेट करके उनने एक क्लोज रिंग बना ली थी। केकुले समझ गया, अच्छा प्रभु इसी की तो मैं तलाश कर रहा था। उसने बेंजीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर हमें टिका दिया। तो यहाँ देखिए बेंजीन है,
बेंजीन में अब जरा ढंग से देखें तो यहाँ ये इतने कार्बन, 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है, 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है, यस नो। और यहाँ पर क्या है, अल्टरनेट बॉन्ड। यस सर। पहला देखिए, ये तो आपको मालूम है, हाइब्रिड स्टेट निकालना आपको आती है, हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन। हाइब्रिड स्टेट कैसे निकालते हैं, हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू क्या निकालते हैं हम, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर लेफ्ट, उससे निकालते हैं। या फिर अगर अनचार्ज स्पीशीज हो, अनचार्ज हो तो आपका काम चल जाएगा कि अगर ट्रिक है, हर जगह नहीं लगती है, अगर 0 पाई बॉन्ड के अराउंड हो तो क्या होता है sp3, और 1 पाई बॉन्ड हो तो क्या होता है sp2, और 2 पाई बॉन्ड हो तो sp। लेकिन ये संभाल के लगाना, क्यों, क्योंकि ट्रिक में क्या होता है, दुर्घटना बहुत होती है। चलिए खैर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बताइए जल्दी से। बेंजीन, बेंजीन यानी C6H6 सिंगल रिंग है, जितने एटम उतने सिग्मा, कितने सिग्मा हो गए, 12 सिग्मा हो गए। दूसरा, सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, 6 हैं। तीसरा, सिग्मा कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने हैं, वो भी 6 हैं। ओहो हो। चौथा चौथा अरे चौथा, पाई बॉन्ड कितने हैं, 3 है। यहाँ तक तो गनीमत है, कोई समस्या नहीं है, सभी को आ गया, क्यों, स्ट्रक्चर सभी ने घोट डाला है। अब हमें देखना हाइब्रिडाइजेशन, एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। यहाँ कार्बन के पास लोन पेयर एक भी नहीं है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, इस कार्बन से जितने एटम अटैच हैं, इस कार्बन से टोटल 3 एटम अटैच है। बॉन्ड पेयर का मतलब क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड, कार्बन के अराउंड 3 एटम अटैच है, मतलब बॉन्ड पेयर हो गई 3, लोन पेयर 0। बॉन्ड पेयर है कितनी हो गई, 3 हो गई, लोन पेयर हो गई 0, मतलब 3 + 0 का मतलब क्या हो गया, 3। 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp2। तो हर कार्बन इसमें sp2 है। तो नंबर ऑफ sp2 कार्बन, नंबर ऑफ sp2 कार्बन कितने टोटल, 6 हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछें कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन sp2 sp2 का sp2 ऑर्बिटल कितने हैं, तो sp2 सिर्फ कार्बन ही है, तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, आंसर आ जाएगा बाल गोपालो 6। ओके, अब ये कार्बन हमारा sp2 है, हाइड्रोजन कौन सा हमारा s है, तो बताइए कितने टाइप के सिग्मा बॉन्ड है, टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड। टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर 2 टाइप के हैं। 2 टाइप के कौन कौन से, एक सिग्मा बॉन्ड तो कौन सा है जिसमें S कार्बन sp2 है, हाइड्रोजन s है, और हाँ दूसरा सर, टाइप का सिग्मा बॉन्ड sp2 है। तो ये टोटल कितने 6, ये भी टोटल कितने 6, रेशो कितना हो गया 1, ऐसा ही पूछ सकते हैं। लेकिन एनटीए बड़ी चतुर हो गई है, ठीक है ना, एनटीए चतुर हो गई है, अब वो दूसरे घोंसलों में अंडे नहीं देती है, वो क्या करते हैं, खुद के घोंसले बनाकर खुद ही अंडा देती है, ठीक है ना, और खुद के घोंसले वो बड़े खतरनाक बना रही है। अब क्वेश्चन कैसा पूछते हैं, क्वेश्चन कैसा पूछते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है, 7वां जो भी हो, नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स यूज्ड, नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स यूज्ड इन पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में कितने p ऑर्बिटल यूज होते हैं, मालूम है, एक पाई बॉन्ड जब बनता है तो कैसे बनता है, एक p ऑर्बिटल ए हो गया, एक p ऑर्बिटल ए हो गया, इस तरह से जब लेटरल ओवरलैपिंग होती है तो एक पाई बॉन्ड ए बनता है। एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए 2 ऑर्बिटल p ऑर्बिटल यूज हुए हैं, तो हमारे पास 6 पाई बॉन्ड हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा, 12 p ऑर्बिटल। हैप्पी, ठीक है, हाँ सर, ठीक है। अब आजकल थोड़े से और आगे बढ़ के काम करते हैं, क्या करते हैं, थोड़े से और आगे बढ़ के काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, नंबर ऑफ टोटल ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ टोटल ऑर्बिटल्स यूज्ड इन ऑल सिग्मा बॉन्ड। ओहो हो गई भैंस पानी में, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, आपको दिया 1 मिनट का वक्त, नहीं नहीं 30 सेकंड का वक्त, हो गया खत्म। हाँ सर, कितना आंसर आया, सर 3। 3 आया, गई भैंस पानी में, तो पहले ही बोल दिया था। टोटल ऑर्बिटल्स यूज, बालक एक कार्बन में sp2 है, तो हाँ एक sp2 में कितने ऑर्बिटल यूज होते हैं, 3 ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल। हाँ ओहो, 3 p और 3 ऑर्बिटल हो गए।
6 हाँ। कार्बन में कितने होंगे? 6 इंटू 3 यानी 18, तो ये 18। कार्बन के साथ हो गए। हाँ, और सिग्मा बना रहे तो उसमें हाइड्रोजन भी तो है, और हाइड्रोजन के साथ कौन सा एस ऑर्बिटल है, तो 6 हाइड्रोजन के हो गए। तो टोटल गोपालो, अरे यार भूल ही गया, गोपाला क्या है, 24 हो गए। ठीक है ना, टोटल कितने हो गए ऑर्बिटल? 24। 24। क्या होगा इस देश का? हे प्रभु, हे प्रभु। बात समझ में आई? हाँ सर। यस ठीक है। सर। हाँ, तो Yes, जैसा sir. आप सोच रहे हैं वैसे हम पढ़ाने वाले नहीं है। सिंपल सिंपल से हम क्या करें, बस इसको पकाते जाओ। ओके, कितनी बात Yes, समझ sir. में आ गई? आगे हाँ, बढ़ा जाए? चलिए हाँ। आगे बढ़ लेते। हाँ मजा आ रहा है तो आगे बढ़ा जाए, नहीं मजा आ रहा है तो बंद किया जाए दुकान को सर आ रहे हैं मैं सभी को। लेकिन जो 6:15 से घिस रहे हैं उनसे पूछो ना, उनको मजा आ रहा है कि सजा हो रही है। मजा या सजा वो बता सकते हैं। अब यहाँ देखो, हाइब्रिड स्टेट फाइंड करना हमें, हाइब्रिड स्टेट फाइंड करना है। अब चाहे मजा हो या सजा हो, अब तो भुगतना है थोड़ी देर और। अब सर आप देखिए, बीमार थे। अरे अब तो पढ़ाते पढ़ाते ठीक, थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अब ये देखो, HC ट्रिपल बॉन्ड C। देखो बेटा, जो ईमानदारी से पढ़ाता है उसको बहुत टेंशन होता है कि सिलेबस पीछे जा रहा है। हाँ। जिसको नहीं पढ़ाना वो तो छुट्टियों के बहाने ढूंढता है। इसमें देखिए हाइब्रिड स्टेट, यहाँ पे तुम ट्रिक लगा सकते, कोई चार्ज भी नहीं है, या आप चाहो तो वैसे ही लगाओ बिना ट्रिक के। ठीक, इस कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp वाला, sp वाला, sp2 वाला, sp2 वाला, sp3 वाला, sp3। देखते कौन जल्दी बोल पाता है, sp3 वाला, sp3 वाला, sp3। यार तुम तो बोलते नहीं, हाँ मुझको आ गया, हाँ सर आ गया। आ गया, ठीक है। तो और दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल की हमारे पास कमी थोड़ी है। ए ले, अब बताइए हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता मुझे। इस वाले कार्बन के अराउंड तुम बोलो सर एक भी पाई बॉन्ड नहीं, sp3। इस कार्बन के अराउंड एक पाई बॉन्ड है तो हो गया हमारा sp2। इस कार्बन के अराउंड एक भी पाई बॉन्ड नहीं तो हो गया sp3। बस, गई भैंस पानी, गई भैंस पानी। ये लोन पेयर जा रही है रेजोनेंस में, तो अब लोन पेयर कितनी काउंट होंगी? ये इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे हम, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब x निकालेंगे, x इक्वल टू क्या, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर लेफ्ट। तो बॉन्ड पेयर यानी कितने एटम अटैच है कार्बन से? 3 एटम तो अटैच। बॉन्ड पेयर 3 होंगी, लोन पेयर एक भी नहीं बची, तो हो गया 3। 3 का मतलब sp2। sp2। ठीक है ना, तो यस हाइब्रिड सर। स्टेट निकालना आ गई। यस सर। ठीक है, हाइब्रिड स्टेट निकालना आ गई। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड। टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड पूछ रहा हूँ, कितने टाइप के सिग्मा बॉन्ड्स हैं। एक नन्हा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत बड़े क्वेश्चन तो अपन देखो देखते ही नहीं है, और ज्यादा तो अपन पढ़ते ही नहीं है। आज तक अपन ने ज्यादा पढ़ा ही नहीं। ज्यादा पढ़ाता ना तो मेरी बैच में ना 200 से 400 बच्चे बैठते। अब इधर देखो, HC ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 और चल CH ले ले, यहाँ पर CCl, और यहाँ पर क्या ले लूँ, चलो CH3 ले लेता हूँ। अब बताइए नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाल गोपालो हाइब्रिड स्टेट निकालेंगे। तो ये हो गया sp, हो गया sp, ये हो गया sp3, ये कार्बन sp3, ये वाला कार्बन sp3, ये वाला कार्बन sp3, ये क्लोरीन तो सीधा सीधा p है। अब एक काम करो, इसको थोड़ा सा खोल लो का मतलब एक्सपांडेड। ठीक है, ये अभी हम बात करने वाले थे कि एक्सपांडेड क्या होता है, ये मैंने इसको खोल दिया। ये H है, यहाँ पर कार्बन ये H है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर C है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, और यहाँ पर H है। ऐसा कर लिया, ओके ठीक है। तो अब ये वाला फिर से लिख रहा हूँ मैं, sp3। ये वाला कार्बन भी sp3, ये वाला कार्बन भी sp3, ये वाला कार्बन भी sp3, ये वाला हाइड्रोजन S, ओके, और ये हाइड्रोजन S, ये वाला भी S, और क्लोरीन है P। ठीक, अब मुझे बताइए ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है कौन सा सिग्मा बॉन्ड है? sp और s सिग्मा बॉन्ड है। ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है कौन सा है? sp के बीच में सिग्मा है। ये वाला सिग्मा कौन सा है? एक कार्बन sp3 sp, एक sp। sp3 है।
ये वाला सिग्मा कौन सा है? एक sp3 कार्बन sp3 sp3 है और एक कार्बन फिर से sp3 है। ये वाला कौन सा सिग्मा है? कार्बन sp3 और हाइड्रोजन s s है। ठीक है, यहाँ भी sp3 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 sp3, यहाँ पर कौन सा सिग्मा? p sp3 और और s फिर इनका p sp3 है। तो अब टाइप निकाल सकते हो। yes तो sir सिग्मा कौन सा? sps वाला कितने हैं? एक है। सिग्मा sp वाले कितने हैं? एक है। सिग्मा sp और sp3 वाले कितने हैं? एक है। सिग्मा sp3 वाले कितने? काउंट करो। एक, 1 2 दो, 3 तीन, तीन है। और सिग्मा sp3 और s वाले कितने हैं? 1 2 1 2 3 3 4 5 6 5 7 8, टोटल 8 है। और सिग्मा sp3 और p वाला कितना है? 1 है। टोटल टाइप कितने हो गए? 1 1 2 3 4 5 6। आंसर हो गया हमारा 6 टोटल टाइप। क्या बोला मैंने? टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड। टाइप्स बोले हैं, टोटल सिग्मा ने पूछे yes sir ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, राइट? हाँ सर। हाँ सर। चलिए तो आज यहीं क्लोज करते हैं। ओके। ओके सर, थैंक यू। sir